सियासत की अपनी अलग एक जुबान होती है। लिखा हो जो इकरार तो इनकार पढ़ना। नागपुर हिंसा में लगी आग तो बुझ गई, लेकिन अभी भी इस पर सियासत सुलग रही है। विपक्ष लगातार महायुति सरकार पर हमलावर है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के तेवर तल्ख होते चले जा रहे हैं। नागपुर में जिस फहीम खान नाम के आरोपी को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, पुलिस उसे कस्टडी में पूछताछ कर रही है कि उसने ही हिंसा फैलाई या फिर उसका भी कोई आका है। लेकिन नागपुर हिंसा में महिला पुलिसकर्मियों से अभद्रता की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी तक खींचने की कोशिश की, उन्हें छूने की कोशिश की, साथ ही अश्लील इशारे भी किए। आरोपी फहीम खान की वो तकरीर भी सामने आ चुकी है जिसके बाद हिंसा भड़कने का आरोप है। 39 साल का फहीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता बताया जा रहा है। 2024 में नागपुर से गडकरी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुका है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। 17 मार्च को हुई नागपुर हिंसा के बाद से विपक्ष महाराष्ट्र की महायुति सरकार की घेराबंदी कर रहा है, लेकिन फडणवीस सरकार और महाराष्ट्र पुलिस दोनों एक्शन के मोड में हैं। पुलिस ने नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। देखिए उसने कैसे नागपुर में अफवाह फैलाई थी जिसके बाद नागपुर सुलग उठा था। ठीक है, प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना ये कहाँ की बात हुई? वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया, जबकि वो शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ बैठकर सिर्फ ये डिमांड रख रहे थे कि जिन्होंने कलमे की चादर जलाई उनको अरेस्ट करो और उनको लेकर आओ। लेकिन मसला ये हुआ, आज यहाँ पे हमारे को जो है डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को, जिसको हम बोलते हैं। अभी हमने वही बात की है कि आप कल बुलाओगे, उसको एक नोटिस देंगे और 2 घंटे के बाद में उसको सलाम दुआ कर देंगे, फिर उसकी डेयरिंग बढ़ जाएंगी और फिर यही काम करेगा। अब देखिए कैसे 17 मार्च को इन उपद्रवियों ने औरंगजेब का गुणगान कर भड़काऊ नारेबाजी की थी। वहीं नागपुर हिंसा में पुलिस अब तक 6 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी भी की थी, उन्हें भद्दे और अश्लील इशारे किए गए। अब 17 मार्च को हिंसा के सबूत सामने आते जा रहे हैं। इसमें जो है 6 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, मतलब उस तरह में जो लिंक्ड हैं उसमें, तो जो 6 जो एफआईआर हुई हैं अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में वीडियोस में जो नजर आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीजें इसके आधार पर हमारी कार्रवाई चल रही है। कल मुख्यमंत्री फडणवीस भी नागपुर हिंसा को प्रायोजित करार दे चुके हैं। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। खास बात यह है कि 11 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी का नागपुर दौरा है। पीएम मोदी संघ मुख्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच संघ ने कहा है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। साथ ही संघ ने औरंगजेब के मुद्दे को अप्रासंगिक बता दिया, जबकि बजरंग दल और वीएचपी औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। सर, जो नागपुर में हो रहा है और जो हम वायलेंस देख रहे हैं, आई वांट टू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, बिकॉज इट हैपेंड अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आरएसएस. Is Aurangzeb relevant today? And the Chief Minister of Maharashtra also said that this was a pre-planned attack. See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. संघ के बयान के बाद एनडीए के सहयोगी दलों में भी औरंगजेब के कब्र के मुद्दे पर बीजेपी से अलग सुर दिखाई देने लगे हैं। औरंगजेब एक आताताई आक्रामक हमलावर था जिसने कई संस्थानों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। उनके कार्यकाल को अच्छा कार्यकाल नहीं माना जा सकता, लेकिन
हमारे भारतीयता में किसी की कब्र को या मुर्दे को छेड़छाड़ की परंपराएं नहीं रही हैं। ऐसा रामायण काल और महाभारत काल में भी वर्णित है। कोई व्यक्ति आता है और इस तरीके का भड़काऊ भाषण करके कहता है कि आप कब्र तोड़ डालो हिंदुओं। अरे हमारे हिंदू क्यों कब्र तोड़ेंगे? तुझमें दम है तो तेरा बच्चा जो एसी में सो रहा है उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे और तोड़ने को लगा कब्र, और तुझमें दम है तो बुलडोजर पे बैठ और जा कब्र तोड़ने के लिए। इस तरीके से बयानबाजी करके आम हिंदुओं को आम मुसलमानों के प्रति उकसाया जाता है। वहीं नागपुर हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी मजहबी तनाव पैदा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र इकबाल चौक पर मंगलवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर चैट के दौरान धार्मिक टिप्पणी करने को लेकर विवाद हो गया। मामला बढ़ा तो केस दर्ज हुआ, लेकिन इसके विरोध में उपद्रवी सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस को सख्ती कर बाजार बंद कराना पड़ा। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। एक वायरल जो पोस्ट थी जिसमें धार्मिक भावनाओं का आहत होने वाले संबंधी कंटेंट थे, इस बात को लेके थाने में एक एफआईआर हुई है। एफआईआर से पहले काफी बड़ी मात्रा में वर्ग विशेष के काफी लोग आकर एजुटेशन कर रहे थे, उनको समझाइश दी है और उसमें एफआईआर की है, डिस्पर्स की। सवाल है कि आखिर नागपुर को किसने सुलगाने की कोशिश की और हिंसा के पीछे जिस फहीम खान का नाम सामने आ रहा है, क्या वो ही असली मास्टरमाइंड है या फिर वो साजिश का एक मोहरा भर है? आज तक ब्यूरो। एक खास मेहमान हमारे साथ बहस में जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के जुड़ गए हैं। शायना एनसी हमारे साथ, एकनाथ शिंदे मतलब जो शिवसेना है उससे जुड़ गई हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। लेकिन आइए अब आपको बताएं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सख्त रुख अपनाया और उनका कहना है कि जो भी दोषी है उसको कब्र से भी निकालना होगा तो निकाल कर सजा याफ्ता करेंगे। यानी देवेंद्र फडणवीस ने इसी के साथ ये भी जानकारी दी कि अफवाह ये फैलाई गई थी कि आयतें लिखी हुई चादर को जलाया गया था, जो बीते दिन से हम आज तक पर बता रहे हैं कि पुलिस ने भी यही जानकारी दी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो पुतला वहां पर मतलब जो प्रतीकात्मक रूप से पुतले वाली कब्र चलाई गई थी, उसके इर्द गिर्द ये खबर अफवाह के तौर पर वहां फैलाई गई कि पुतले के साथ आयत वाली चादर जलाई गई है, जबकि ऐसा नहीं था। ये पुलिस पहले दिन से बता रही थी, लेकिन बावजूद इसके फहीम खान जैसे लोगों ने इस अफवाह को खुलकर फैलाया, जिसकी वजह से ये हिंसा सीधी होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच आइए आपको बता देते हैं, सुबह 7 से 9 बजे महल परिसर से शिव जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। ये हम आपको उस दिन की जानकारी दे रहे हैं जिस दिन ये हिंसा घटी, क्योंकि देखिए उसके बाद से बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन पुलिस ने अब धीरे धीरे पूरा सीक्वेंस जो है उसको किया है। लगभग शाम के 5 बजे 7 बजे के आसपास जो मुस्लिम युवक हैं वो इकट्ठा होने लगे। मुस्लिम युवक सड़कों पर नारेबाजी करने लगे और उसके बाद लगभग 7:15 साढ़े 7 के बीच में पुलिस पर पथराव करना उन्होंने शुरू कर दिया। 7:30 बजे हिंसा भड़क उठी, कार बाइक जलाई गई, लोगों के घरों पर पथराव हुआ, पुलिस पर पथराव। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, बाद में आंसू गैस के गोले दागे। अब सवाल यही है कि 1000 से ज्यादा लोग अचानक वहां पर इतने सारे पत्थरों के साथ, धारदार हथियारों के साथ, कुल्हाड़ी और तलवार के साथ, जो कि पाया गया है हमला करने में, इन सब के साथ वहां कैसे इकट्ठा हुए, और यही पुलिस का कहना है कि ये एक सुनियोजित साजिश लगती है। इस बीच सबसे ज्यादा डराने वाली खबर यह है कि वहां मौजूद महिला पुलिस कर्मियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है उसको लेकर चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि ये महिला जो आप दिखा रहे हैं, हमने ब्लैक एंड व्हाइट इसीलिए किया है आपके लिए ताकि आप भी देख लें। जो खून के वहां पर दिख रहा है और जो चोट के निशान है वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो आरोप है वो सुनिए। वर्दी खींचने की कोशिश की गई महिला पुलिस कर्मियों की, उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई। ये सब कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ हो रहा था। अश्लील इशारे किए गए महिला पुलिसकर्मियों को, छेड़छाड़ करने तक की कोशिश हुई और ये महिला पुलिसकर्मियों ने ऑन रिकॉर्ड बताया है। इसी के साथ साथ जो चोटें उन्हें आई वो तो आप जानते ही हैं, पूरी लिस्ट है कितनी घायल महिला पुलिसकर्मी है। आइए इन सब पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है सामने आएगा, हम आपको फौरन सुनाएंगे। सब पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है सामने आएगा, हम आपको फौरन सुनाएंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी, आपके सहयोगी नीतीश कुमार, नीतीश बाबू की पार्टी, वो कह रही है कि नहीं भाई, सबकी जरूरत नहीं है। केसी त्यागी कह रहे हैं
औरंगजेब के कार्यकाल को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन किसी की कब्र के साथ छेड़छाड़ की परंपरा नहीं रही है इस देश में। संघ की तरफ से सुनील आंबेकर, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आरएसएस के, कहते हैं किसी भी प्रकार की हिंसा समाज के लिए ठीक नहीं, औरंगजेब आज प्रासंगिक नहीं है। ऐसा ही एनसीपी अजित पवार की भी तरफ से कहा जा रहा है टी राजा के बयान को लेकर। ऐसे में पूरे विपक्ष का यह आरोप है कि ऐसी घटनाओं से आप हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा करते हैं, खाई पैदा करते हैं। आपका जवाब इस पर? अंजना जी, जो आपने सवाल और बिंदु उठाए हैं मैं उस पर जरूर आऊंगा। जो जेडीयू ने कहा है, जो आरएसएस ने बात रखी है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये चिंगारी लगाई किसने है? कौन है वो राक्षस? कौन है वो व्यक्ति जो क्रूर औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है? ये चिंगारी लगाई किसने है? आपको मालूम है वो कौन है? वो अबू आजमी है। और जब ये व्यक्ति चिंगारी लगाता है, संविधान को तार तार करता है जिसकी उसने शपथ ली है, तो अंजना जी आप बताइए, अखिलेश यादव ने क्या निंदा करी इस बात की? क्या अबू आजमी को कहा कि माफी मांगो? क्या उसके कान पकड़ के खींचा या पार्टी से निष्कासित किया? नहीं। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा ये उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि ऐसे दरिंदे क्या कर रहे हैं नमाजवादी पार्टी में। दूसरी बात मैं जो उठाना चाहता हूं, आप बताइए, एक अफवाह फैलाई, ये व्यक्ति था फाहीम शमीम। अब फाहीम शहीम कहता है कि जो आयत लिखी है चादर पे, उस चादर को जलाया गया जो झूठ निकली। मैं यही कहूंगा, इसका वक्तव्य था कि हमें आश्वासन का लॉलीपॉप पुलिस दे रही है। इस दरिंदे को अभी डंडे पड़ रहे होंगे, इतने डंडे पड़ने चाहिए कि हाथ में कोई लॉलीपॉप भी ना पकड़ पाए। और हमारी बहन जो वर्दी पहनी थी, महिला पुलिसकर्मी, उसके ऊपर हाथ उठाता है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव हैं, उद्धव ठाकरे हैं, राहुल गांधी हैं, या अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी हैं, आप मुझे बताइए कितने लोग रोड पे उतर के आए हैं? कितने लोगों ने कहा है कि ये गलत हुआ है, ये दरिंदे हैं? नहीं कहा है। इसलिए क्योंकि इन नमाजवादियों को जालीदार टोपी से प्यार है। और तीन बातें सामने आई। सबसे पहले, ये जो दंगे कर रहे थे लोग, जिनके हाथ में तलवार थी, पेट्रोल बॉम्ब थे, पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे थे, महिलाओं पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ रहे थे, ये जालीदार टोपी लगाए थे, ये लगता है मुसलमान थे। मैं पूछना चाहता हूं, अब मुसलमान कम्युनिटी से, समुदाय से लोग बाहर निकल के आके ये क्यों नहीं कहते ऐसे दरिंदे हमारे धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, हिंदुओं के जो व्हीकल्स थे, जो मोहल्ला था, हिंदुओं के ऊपर ही ये हिंसा क्यों की गई? ये क्या बड़ा सवाल नहीं है? इसका मतलब ये विष जो है ये घोला है तो ऐसी तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों से। और मैं एक बात और कह दूं, अब चलिए बड़ी बात है, देखिए, अगर ये मान भी लिया जाए, हम एक लोकतंत्र है, संविधान से चलते हैं, अगर ये मान भी लिया जाए किसी चादर पे आयत लिखी है, कुरान की आयत, और कोई दुर्व्यवहार करता है और गलत करता है, हमने देखा रामचरितमानस के लिए क्या क्या नहीं कहा समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और जलाई गई प्रतिलिपियां। आप कानून का दरवाजा खटखटाओगे, एफआईआर करवाओगे, ये कौन सा जंगल राज है भैया? पेट्रोल बॉम्ब चलाओगे, पुलिसकर्मियां जो महिला है उनकी वर्दी फाड़ोगे। इसलिए मैं कहता हूं, आज समुदाय का ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है उनकी कि वो बाहर निकल के आए और प्रदर्शन करें रोड पे, अपनी बहन पुलिसकर्मी जो है महिला, और कहे ये गलत हुआ है। क्यों अखिलेश यादव, राहुल गांधी के मुंह में आज दही जमी हुई है? क्यों ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती है? उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं आप बताइए? सामना में जो लिख रहे हैं, विरोधाभास ऐसा है कि बाला साहब ठाकरे जी की जो सोच थी उसके विपरीत लिख रहे हैं। ये सब चिंताजनक है। अनुराग भदौरिया जी, मैं चाहती हूँ एक बार आप बोले आपने, लेकिन नीतीश कुमार पर और संघ की बात पर जरा भी चुप्पी नहीं तोड़ी गौरव जी। मुझे लगता है एक लाइन दो लाइन तो बनता है, आप ही की पार्टियां सिखा रही हैं। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, दोनों पे दे देता हूं। मेरे को तो आज बहुत गर्व हुआ कि जब आरएसएस के जो नेता हैं उन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा औरंगजेब जो है रेलेवेंट नहीं है। ये तो दिखाता है कि आरएसएस का चरित्र क्या है। लेकिन
जो क्रूरता उसने करी है वो वही की वही है। हमारे आदर्श कौन होंगे ये हम तय करेंगे, अबू आजमी नहीं तय करेंगे। और दूसरी बात, कब बोलेंगी ये तुष्टीकरण करने वाली पार्टी कि हलाला आज रेलेवेंट नहीं है, शरिया आज कानून रेलेवेंट नहीं है, संविधान से चलेंगे। और काफिर जो कहा जाता है हिंदुओं को मूर्ति पूजन के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये कब बोलेंगे, पूछिएगा जरूर इनसे। और जेडीयू की बात पे एक लाइन में कह दूं, जेडीयू का अपना मत है। जो बात उन्होंने कही, कब्र खोदने की जो बात करी है, मैं समझता हूं ये देश कानून से चलेगा। और जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है उसमें डी नोटिफाई करने का प्रावधान है, और मैं समझता हूं कानूनी कार्रवाई करके ये सुनिश्चित किया जाएगा ये औरंगजेब की जो खूनी विरासत है ये नेश्ते नाबूद हो जाए। ठीक है, अब अनुराग भदौरिया जी आपसे पहले एक रिएक्शन। देखिए, आप बार बार कहते हैं, इससे पहले खबर एक आ रही है, आपको बता दें, नागपुर हिंसा में एक और संदिग्ध पकड़ा गया है। संदिग्ध के घर से सीसीटीवी डीवीआर जब्त की गई है। पुलिस अपनी तरफ से तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है। जिन लोगों ने ये साजिश रची, 51 उपद्रवियों के एफआईआर में दर्ज है नाम। वीएचपी बजरंग दल के 8 कार्यकर्ताओं का पहले से ही सरेंडर है, क्योंकि पहले जो हंगामा हुआ और उसके बाद से ये सब कुछ हुआ, उन सब में एक एक करके लोगों को पकड़ा जा रहा है। औरंगजेब की कब्र हटाने की कर रहे थे मांग, तो जो वीएचपी की तरफ से मांग करते हुए लोगों ने सड़क पर आंदोलन किया, उनको भी पकड़ा गया है। संदिग्ध के घर से सीसीटीवी डीवीआर जब्त की गई है। अनुराग भदौरिया जी, मुझे पता है आप फिर इनकार करेंगे, आप कहेंगे कि किसी और ने किया था, लेकिन ये एक सच्चाई है कि जिस दिन अबू आजमी ने अपना बयान दिया छावा फिल्म देखने के बाद, उसके बाद से ही पूरा मामला स्पाइरल किया है। अनुराग भदौरिया जी, आप बार बार मुझे रोज बताते हैं कि उसने तो माफी भी मांग ली अबू आजमी ने। ये माफी होती है, मैं आपको पढ़ के सुनाती है। मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, इसका मतलब जानते हैं आप? मर्सी ऑफ गॉड बी अपॉन हिम, यानी अल्लाह उसकी रक्षा करे। मतलब ऐसे तो वो एड्रेस करते हैं औरंगजेब को, के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों लेखकों ने कहा है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है, मेरी बात से कोई आहत हुआ हो तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। ये माफी थोड़ी होती है, और खास तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को लेकर जिसने निर्मम हत्या की संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की। देखिए, इस हिंदुस्तान में औरंगजेब को कोई महान नहीं बताता है, और किसी ने नहीं कहा कि औरंगजेब महान है। जब से ये खबर आई है सभी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कि औरंगजेब महान नहीं था, हम भी यही मानते हैं। आप बोलने तो दीजिए, अरे मेरे बोलने तो दीजिए, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। अभी तो मैंने बोलना ही शुरू किया है। कोई नहीं कहता है कि औरंगजेब महान था, ना कोई मानता है, लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कब्र से आजकल मुर्दे और मुद्दे दोनों खोद के लाती है, और खोद के लाके चारों तरफ हर स्टूडियो में दे आती जाके कि अब इसी पे डिबेट होगी। सवाल यह है कि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस को कहा गया कुल्हाड़ी से मारा गया, पुलिस महिला सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी महाराष्ट्र में, बता दीजिए। लगातार यही अभी चिल्ला रहे थे कानून व्यवस्था हो के रोड पे आइए। बताओ, सरकार इनकी हमसे कह रहे तुम रोड पे आओ, तो हम क्या सरकार के खिलाफ कह तो रहे हैं कि सरकार की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? ये लोग जो रोड पे आए हैं, ये कौन है? सुना दीजिए इनको। अभी समझा रहे थे मुझे, सिखा रहे थे कि कोई भी औरंगजेब के पक्ष में को महान नहीं कहता इस देश में। सुनिए, ये कौन लोग हैं, सुनिएगा जरा मिस्टर भदौरिया। सुल्तान औरंगजेब जिंदाबाद ये लोग चिल्ला रहे हैं, और आपके अबू आजमी जब कहते हैं आपकी वो माफी मांगते हैं, तब भी रहमतुल्लाह अलैह ही कहते हैं उनके लिए, और आप हमें सिखा रहे हैं कि लेकिन सवाल है कि अबू आजमी ने जो बात की, सुन तो लीजिए, अबू आजमी ने जो बात कही, हमने कहा कि उन्होंने गलत कहा, हम उसका समर्थन नहीं करते। अबू आजमी तो सबको याद है, लेकिन खालिद अनवर का नाम सब भूल गए। क्यों भूल गए भाई? खालिद अनवर ने भी तो यही कहा ना, क्योंकि जेडीयू के विधायक हैं, कि औरंगजेब महान था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, सन्नाटा है चारों तरफ। क्योंकि इसलिए बिहार में परिस्थिति खराब नहीं हुई है ना, कुछ तो ढंग की दलील लेकर आया कीजिए अनुराग भदौरिया जी। फिर आपको बुरा लगता है अगर मैं टोकती हूँ, लेकिन खालिद अनवर पर मैंने 10 बार सवाल किए हैं, बीजेपी के नेताओं से किए हैं, लेकिन अब तो नागपुर में महाराष्ट्र की हिंसा की बात हो रही है ना। अरे आप पर्सपेक्टिव तो समझिए, आप कोई अपनी दलील रख रहा हूं तो मैं अपनी दलील तो रख लूं। अरे मेरी बात सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता इतनी झूठी दलील देके गए हैं,
तब तो नहीं टोका टोकी हुई, हम दलील दे रहे हैं तो नीतीश बिहार कुमार में पर दंगा नहीं टोका हुआ। और आपको सफाई देने की मुझे जरूरत नहीं, आपसे जो पूछा जा रहा है उस पर जवाब दीजिए। जवाब दे रही हूँ। नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, मुझे बात कहने दीजिए। देखिए मेरा आग्रह है कि अगर बात कहने हैं तो मैं अपनी बात शांतिपूर्वक कह लूं। अब मैं कोई शांतिपूर्वक बोलिए। हाँ, मैं लड़ने तो आया नहीं हूं। मैंने कहा कि इस देश देखिए इस देश के अंदर में खादिल अनवर ने जो बात कही उससे तो उनको जेडीयू से समर्थन वापस लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या सबसे बड़ी हो गई है कि उनके पास मुद्दों का अभाव हो गया है। वो अपनी घटनाओं को छुपाना चाहते हैं। संतोष देशमुख की निर्मम हत्या हुई, उसको छुपाना चाहते हैं। किसान वहां धरने पे बैठा हुआ है, 12 डिस्ट्रिक्ट का किसान आजाद मैदान में धरने पे बैठा अपनी मांग के लिए। महाराष्ट्र सदन चल रहा है वहां पे विधानसभा, उस पर चर्चा ना हो जाए तो ये चर्चा को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने चर्चा को किस पे कन्वर्ट कर दिया, हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। कोई नहीं कहता औरंगजेब महान है, और जो वहां उपद्रवी हैं जिन्होंने दंगा किया उनको सजा दीजिए। किसने आपको रोका है? जो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे आपने अभी नाम लिया फहीम खान हो या केतकी सिंह हो, राजवाग सिंह हो या निषाद हो, संजय निषाद जी हो या टी राजा हो, जो भी हो, देश की अखंडता एकता अखंडता के लिए खिलाफ अगर कोई बात करता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए ना, देशद्रोह का मुकदमा कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, क्यों नहीं आप कार्रवाई करते ठोक के? कोई भी हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का, आप कार्रवाई कीजिए, उसको जेल में डालिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी बोल देंगे, कह देंगे नहीं हॉस्पिटल में वार्ड अलग बना दीजिए, कोई कहेगा नहीं त्रिपाठ ढक लीजिए रंग न पड़ जाए, कोई कहेगा देश छोड़ के चले जाइए, कोई कहेगा पाकिस्तान चले जाइए, ऐसे ऐसे भाषण देंगे। या फहीम खान हो, इन लोगों को जेल में डालने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान रहेगा तो हम सब रहेंगे। जिस हिंदुस्तान को तोड़ने की बात हो रही, इनडायरेक्टली यही हो रहा है कि अब देखो लगातार दंगे चले जा रहे हैं। दिल्ली में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महाराष्ट्र में दंगा हो रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये अपने दंगे नहीं रोक पा रहे, और किसमें दोष किसको देते हैं? समाजवादी पार्टी को। क्या हमने दंगा करवाया वहां पे, या हम गए दंगा करवाने के लिए? आपका कानून व्यवस्था फेल हो गई, आपकी जिम्मेदारी होती है उनको रोकना, आपकी जिम्मेदारी होती है उनको जेल में डालना। आपकी कानून व्यवस्था फेल हो गई, आपका एलआई सिस्टम फेल, आपका इंटेलिजेंस सिस्टम फेल, पुलिस सिस्टम फेल, पुलिस असुरक्षित महसूस कर रही है वहां पे, तो आम जनता की क्या सुरक्षा होगी? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। यह नहीं चलेगा कि मुख्यमंत्री कुछ भी बोल के चले जाएंगे। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, किसी प्रदेश में अगर हिंसा हो रही है, दंगा हो रहा है, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री होगी और मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेगा। अंजना जी, अब मैं उत्तर देना चाहता हूं। आप अबू आजमी को कवर फायरिंग देते रहिए, अबू आजमी को खूब कवर फायरिंग आप देते रहिए, लेकिन गौरव भाटिया जी, सरकार आपकी यूपी में होता है तब बताते हैं हम लोगों को कि सुनियोजित साजिश है, तो पुलिस प्रशासन पहले से क्या कर रहा था? आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज क्यों महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक फेल होती हैं? और इसको रोकने की जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी सरकार की है ना। नागपुर विधानसभा में सीएम फडणवीस का बयान, आयत वाली कोई चादर नहीं जलाई गई। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे, जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही, तसं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही आहे ती घडलेली आहे। और ऐसे वैसे नहीं, अफवाह ऐसे फैलाई गई कि कल वारिस पठान बैठ के चैनल पर ही ये बात कह रहे थे, तो इस कदर अफवाह फैलाई गई थी पूरे मुस्लिम समुदाय में। जल्दी से गौरव जी एक जवाब, फिर मुझे शायना एनसी जी फौरन आ रही है, उसके बाद आपके और आनंद दुबे जी के पास। गौरव जी छोटा सा जवाब देना होगा। देखिए अंजना जी, अभी मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था और सपा के लिए और अबू आजमी और अखिलेश यादव के लिए अर्ज किया है, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। मैंने बिल्कुल स्पष्ट एक प्रश्न पूछा, पूरा भारत पूछ रहा है, अखिलेश यादव ने कब कहा अबू आजमी गलत हैं? उनसे माफी कब मंगवाई? उनको पार्टी से निष्कासित कब किया? क्या प्रवक्ता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा हो जाता है? यहां पे आके कुछ भी अंट संट बंट बोल देना, बड़ 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 कर देना। अरे अखिलेश यादव का वो बयान दिखाओ जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं
औरंगजेब एक क्रूर शासक था, अबू आजमी ने गलत किया, लेकिन और गौरव जी इसी नियम से गौरव जी इसी नियम से नीतीश कुमार ने कब कहा कि खालिद अनवर ने गलत कहा था? इसी नियम से, जो नियम आपने बताया उसी नियम से नीतीश कुमार कब सामने आए कहने कि खालिद अनवर मेरे एमएलसी ने गलत कहा महिमा मंडन किया औरंगजेब का? बिल्कुल, खालिद अनवर के खुद के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि जो शब्द मैंने बोले हैं वो मैं वापस लेता हूं, माफी मांगता हूं। ये बात मीडिया में आ रखी है और ये मेरी जानकारी है। तो मैं इतना ही तो कह रहा हूं, अखिलेश यादव कार्रवाई कर ले या अबू आजमी माफी मांग ले। वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि इनको मुस्लिम वोट चाहिए, वो वोट बैंक है। अब आपने जो बात कही मैं उस पर उत्तर देना चाहता हूं। आपने कहा हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आपको बताऊं, अगर इन नमाजवादियों का बस चले जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये देश भर में दंगे करा दे, ये तो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलते हैं, चिंगारी और माचिस दूसरे हाथ में। एक जगह पे दंगा क्यों होता है? दंगा इसलिए होता है कि भड़काऊ बयान समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता देके मुसलमानों को भड़काते हैं। और जब कार्रवाई होती है, आपको पता है 6 एफआईआर हुई, 2 घंटे में स्थिति काबू करी गई, 65 गिरफ्तारी हुई है, कर्फ्यू लगाया गया है और 1200 ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब बुलडोजर चलता है तो दर्द अखिलेश यादव को क्यों होता है? जब अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया जाता है तो अखिलेश यादव की आंखों से आंसू क्यों आते हैं? हम तो उनके गद्दे फाड़ के भी तलवारें निकाल देंगे। उनको सुरक्षा कवच बन के कौन प्रोटेक्शन देता है? आप मुझे बताइए। यही लोग हैं जो टीवी चैनल पे आके गलत बयानी करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई होती है, आप बताइए, अखिलेश यादव ने अलकायदा का आतंकवादी पकड़ा गया चिनाट में, इन्होंने क्या कहा? मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है। अफजल गुरु को कहते हैं कि ये न्यायिक हत्या है। क्या ये तथ्य ये नहीं दिखाते कि जब कार्रवाई सख्त होती है तो इनको सबसे ज्यादा दर्द होता है? टानांसी जी, आपसे सवाल है मेरा, सरकार में आप भी हैं, उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब, ऐसे में जिम्मेदारी आप सबकी है। सरकार की तरफ से ही जवाब होना चाहिए कि आप लोगों को ऐसी स्थिति के लिए तैयार होना था, क्योंकि अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र अलग है और वहां पर इस तरह की बात जब होती है, उस छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, उनको लेकर लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। मामला तूल पकड़ता चला गया, लेकिन जवाबदेही सरकार की है अगर दंगा होता है तो, और हुआ। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि पूरे विपक्ष का ये कहना है कि एकनाथ शिंदे भी पूरे जोर शोर से एकदम औरंगजेब के खिलाफ परचम लहरा रहे हैं और बोल रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? असल मुद्दों से भटकाने के लिए औरंगजेब के खिलाफ ये सरकार बोल रही है, शिंदे साहब बोल रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बोलूंगी कि आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने जो भूमिका रखी वो महाराष्ट्र के करोड़ों जनता के तरफ से है। हजारों हिंदू मंदिरों को ये क्रूर शासक ने खत्म किया। वहां 1751 में नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर मराठास आए तब वापस बना। ये है इतिहास। और जो समाजवादी पार्टी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो मजीर आलमगिरी जैसे पुस्तक पढ़ लीजिए, जहां मुसलमानों ने खुद लिखा है मुगल क्रूर शासक औरंगजेब के बारे में। रही बात, आपने सही सवाल उठाया, नागपुर ने हमेशा अमन बनाया रखा है। महाराष्ट्र की संस्कृति सभ्यता है कि हम कभी भी तोड़फोड़ न करें और हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ इतिहास को बरकरार रखें। लेकिन वहां जब 2 गठ आते हैं और सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं, जो हिंसा आपने नागपुर में देखा है वो एक षड्यंत्र था। हाँ, एक षड्यंत्र, और वो षड्यंत्र सफल नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने दिखाया। जहां 60 लोगों को गिरफ्तारी के साथ साथ 6 एफआईआर बिल्कुल ऐतिहासिक 2-3 घंटे में, 30 पुलिस के ऊपर जो स्टोन पेल्टिंग हुआ, वहां हमारी महिला कांस्टेबल के ऊपर जो अन्याय हुआ है, वहां भी आप राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण किस हद तक आप लेके जाएंगे, ये महाराष्ट्र जनता स्वीकार नहीं करेगी। और मैं आदर के साथ कहना चाहती हूं कि आदरणीय सुनील अंबेडकर जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो प्रतिक्रिया आज दी वो बिल्कुल सही था
कि औरंगजेब को छोड़ो, हम चाहते हैं सुख और शांति हमारे वातावरण में, हमारे महाराष्ट्र में और हमारे नागपुर में। और ये जब ऐलान करते हैं तो आम जनता समझती है, और फहीम खान जैसे लोग जो सिर्फ अफवाहें फैलाना चाहते हैं, जो गुमराह करना चाहते हैं और जो ऐसे पेश करते हैं जैसे वो समाज के ठेकेदार हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी भी गुमराह कर रही है। क्यों जेडीयू को लाना चाहिए इस डिबेट में? इस डिबेट पे आप चर्चा कीजिए कि आपके अबू आजमी जो एक रिपीट ऑफेंडर है, उन्होंने बार बार क्या प्रतिक्रिया दी, उन्होंने क्यों ये स्वीकार नहीं किया कि औरंगजेब के करतूत जो है, जहां छत्रपति संभाजी के साथ या फिर महाराष्ट्र के पूरे इतिहास में जो हमने देखा है, आपने कहीं निंदा नहीं की, आपने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। और जो आपने नागपुर में देखा है, मैं मानती हूं कि ये हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति के वजह से, महायुति के नेतृत्व के वजह से आज आपने ये सिचुएशन को काबू में रखा। अंजना जी, जैसे ऐसे अफवाहें होते हैं, आपको पता है कि कैसे कम्युनल वायलेंस बढ़ सकता है, लेकिन नहीं बढ़ा है क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में अभी भी संस्कृति और सभ्यता बरकरार। पहले दिन से आप लोग अबू आजमी के खिलाफ गरज रहे थे, बरस रहे थे और अंगिया के कब्र को समुद्र में डालने की बात कर रहे थे। आज आपका खून खौल रहा है या नहीं, ये जानकर कि महिला कांस्टेबल्स के साथ क्या हुआ है वहां पर? कल्पना कीजिए, मतलब जब आप देखते हैं उस भीड़ को और महिला कांस्टेबल्स वहां पर जूझ रही थी, उस महिला की क्या मतलब, बुजुर्ग महिला वहां पर पत्थरबाजी, अगर 1000 लोग ऐसे पहुंच जाएं और उसके बाद से उत्पात मचाने लगे तो आप लोगों को तकलीफ किसके लिए हो रही है? आज सवाल यह है, अभी भी अबू आजमी के साथ खड़े हैं क्या? अंजना जी नमस्ते। अभी हमारी बहन सानिया एनसी जी कह रही थी कि सुनील अंबेडकर जी को कोट करके कि हमारे राज्य में सुख शांति आए। अरे कैसे आएगी भाई, जब स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि एक हमारी बहन पुलिसकर्मी घायल है, हमारी बहुत सारी पुलिसकर्मी बहनों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे पुलिसकर्मी को चोट पहुंची है, 3 से ज्यादा डीसीपी घायल है, सैकड़ों लोगों के घरों को आग लगा दी गई है, कई वाहनों को जला दिया गया है, कांच फोड़े गए, दुनियादारी की गई, तो कैसे सुख शांति आएगी भाई? यही सुख शांति तो लाना चाहते थे ना, इसलिए तो आपको प्रचंड बहुमत की सरकार दी थी ना। अभी तो गौरव भाटिया जी टेलीविजन पर बैठकर ये ज्ञान बांट रहे थे कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी सरकार चलाते हैं। आप ऐसे हमारे हिंदू भाई बहनों की रक्षा करेंगे? एक फहीम को तो आपने पकड़ा, लेकिन सैकड़ों फहीम अभी कहां छुपे हुए हैं? अंजना जी 40 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, वो बाकी फहीमों को कब पकड़ा जाएगा? उन उपद्रवियों को कब गिरफ्तार किया जाएगा? सीसीटीवी फुटेज, दुनिया के भर के आपके पास सबूत, खुफिया एजेंसियां, ये सब कब काम करेंगी? जब हमारे अपने लोग अपमानित होते रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे, और उसके लिए आपको प्रचंड बहुमत दिया है। आपकी डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल कर गई है। जहां जहां आपकी डबल इंजन की सरकार बनती है, चाहे मणिपुर का दृश्य हमने देख लिया, अब महाराष्ट्र हम देख रहे हैं, तो आप क्या छुपा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? आप कहिए कि हाँ, हमसे कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है, हमको बहुमत जरूर मिला लेकिन हम नहीं कर पा रहे। एक्स्ट्रा बल मांगिए, केंद्र सरकार से बात करिए, विपक्ष को विश्वास में लीजिए। पूरा महाराष्ट्र आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। सबका एक ही मकसद है, उपद्रवियों की गिरफ्तारी। उपद्रवियों को कौन बचा रहा है, कौन संरक्षित कर रहा है, उसको आप ढूंढ नहीं पा रहे। आप बैठकर टेलीविजन पर ज्ञान बांट रहे हैं कि भाई विपक्ष का इसमें दोष है। मैं नहीं समझ पा रहा कि ये पहले राज्य में पहली बीजेपी की ऐसी सरकार होगी जब कानून व्यवस्था चरमराती है तो कहती है विपक्ष का हाथ है। जब कोई कानून व्यवस्था चरमराए तो आप विपक्ष को कैसे इसके लिए दोषी बना सकते हैं? इसका कोई लॉजिक अगर आपके पास है तो समझाइए। विपक्ष का हाथ है, माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं हो पाती, कहते हैं अंजना विपक्ष का हाथ है। अंजना जी, अब मैं उत्तर दे दूं कि हम कहें कैसे, क्या कहें? उत्तर दे आपको घेरना बंद कर दे, आपकी आलोचना करना बंद कर दे, मुंह पर पट्टी लगा ले, कानों को बंद कर दे। अगर ये सब आप चाहते हैं तो फिर ये लोकतंत्र को शर्मिंदा कर रहे हैं। आप एक प्रकार से संविधान को नकार रहे हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया में हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हम लेकर रहेंगे। आनंद जी ने, अब आनंद भाई सुनिए, बात सुनो आनंद भाई। अरे दुबे जी, अबू आजमी ने बुरा किया कि अच्छा किया? जी जब शांत होंगे तभी उत्तर दे पाऊंगा। अबू आजमी ने अच्छा किया, बुरा किया? अबू आजमी
अगर अबू आजमी पर उस समय अखिलेश यादव जी कार्रवाई कर दिए होते तो आज ये स्थिति यहां तक नहीं पहुंची होती। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन अबू आसिम आज भी बीजेपी अबू आजमी तो विपक्ष में ही है ना, आप भी उसको कसूरबार कह रहे हैं और सब लोग जानते हैं। नहीं, एक मिनट, चलिए गौरव जी जवाब दीजिए। बीजेपी की बी टीम है अंजना जी। अब उत्तर सुनने का भी इनके पास संयम होना चाहिए। बहुत बोला इन्होंने, हमने सुना। अंजना जी देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। मैंने गिनवाया पुलिस ने क्या त्वरित कार्रवाई करी। 100 जगह आग लगाते, लोग दंगे करवाते, रोका गया। कोई शाबाशी नहीं चाहिए, लेकिन यह पूछा जाएगा 6 महीने पहले उद्धव ठाकरे और अबू आजमी की पार्टी क्या एक साथ नहीं थे? पूछिए इनसे, किसकी तस्वीर है उद्धव ठाकरे के साथ अबू आजमी की? तभी मैंने कहा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो केवल वोट बैंक समझ के मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। 15 साल का बच्चा था जिसने जो महिला पुलिसकर्मी है उस पर हाथ उठाया है, नाबालिग को आगे बढ़ाते हैं। क्या इनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और ये हमसे कह रहे हैं कहाँ छुपे हैं बाकी फहीम? तो मैं इनसे इतना कहूंगा, उद्धव ठाकरे की कुर्सी के नीचे 5 फहीम निकलेंगे। छुपा के रखना, उनको पनाह देना, ये एक तुम्हारा काम है। एक सप्ताह पहले यही आनंद भाई आके कह रहे थे, ये औरंगजेब की कब्र को उखाड़ दूंगा मैं, जाके अरब सागर में फेंक दूंगा। आज वहां पे लेके सीमेंट और पुट्टी प्लास्टर करने पहुंचे हैं। क्यों नहीं पूछ रहे अखिलेश यादव से? बड़ा याराना लगता है। क्यों नहीं पूछ रहे उद्धव ठाकरे? एक बयान दिया हो अखिलेश यादव के खिलाफ तो बताए। अरे हमसे सवाल पूछो, लेकिन उनसे भी पूछो। दूसरी बात, पालगढ़ साधु, महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, पालगढ़ साधु मारे गए और कई दिनों तक इन्होंने एक गिरफ्तारी नहीं करी थी। मैंने बताया 65 गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या ये सत्य नहीं है? सपा की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे हुए। अंजना जी, जो बात मैंने कहने जा रहा हूं सुनिएगा। 190 दिन तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मोहम्मद हरून का, जिन्होंने बलात्कार किया 7 महिलाओं के साथ, उनकी गिरफ्तारी नहीं करी थी इन्होंने। मौलाना नजीर जो कि आरोपी था, चार्टर प्लेन से अखिलेश यादव से मिलने आया था मुख्यमंत्री आवास, ये यहां पे आके हमें ज्ञान देते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, ये जो नफरत की राजनीति ये कर रहे हैं, इसको बंद करो। और डंडे में इतनी ताकत है, वर्दी में इतनी ताकत है, चाहे फहीम हो, चाहे उसके चचा अखिलेश हो, चाहे उद्धव हो, चाहे राहुल गांधी हो, सबको पता चल जाएगा देवेंद्र फडणवीस जी कैसे मुख्यमंत्री है। मजबूती से ऐसी कार्रवाई करेंगे, हाथ में लॉलीपॉप नहीं पकड़ सकेगा। फहीम जो कह रहा था लॉलीपॉप दे रही है वर्दी। ठीक है, दोनों से एक एक जवाब लेते हैं। अनुराग जी भी बोलना चाह रहे हैं। दुबे जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। सीधा उद्धव ठाकरे पर अटैक किया उन्होंने। हाँ बोलिए। अंजना जी, हम जिनको अपना देवता मानते हैं, अपना आराध्य मानकर पूजते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको बार बार ये भाजपाई अपमानित करने का काम करते हैं। चाहे कोरटकर हो, सोलापुरकर हो, अब एक नया नाम आ गया, बीजेपी का एक सांसद छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना नरेंद्र मोदी जी से कर रहा है और कह रहा है कि मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज के अवतार हैं। आप बताइए, ये क्या हमारे हिंदुत्व का अपमान नहीं है? हमारे आराध्य का अपमान नहीं है? अरे उनकी तुलना आप किसी व्यक्ति से कर सकते हैं। ठीक है, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय है, तो क्या छत्रपति जी शिवाजी महाराज के अवतार है? इस पर एक गौरव भाटिया जी चुप हो जाएंगे। एक निषेध नहीं निकलेगा मुझसे, एक बात उसके बाद और एक कोरटकर, ये सोलापुरकर जैसे लोगों पर ये नकेल नहीं कसेंगे। लेकिन जब बात विकास की होगी, मोदी जी कहेंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तब ये लोग आकर उसमें। ठीक है, आपके सांसद की तुलना पर उनका सवाल छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं अनुराग जी के पास। प्रेरणा ले लेते। आपके सांसद क्यों तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल छोटा सा। आनंद भाई सुनिए, नरेंद्र मोदी जी सम्मान करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, हम सब सम्मान करते हैं, झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं उनके सामने। आप सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं वीर सावरकर जी का भी। राहुल गांधी कहते हैं मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं माफी वीर नहीं हूं। क्या किया उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर जी का जब अपमान हुआ तो जरा बताइए। अब मैंने उत्तर दिया ना, तो कोई तुलना नहीं। अब आप बताइए, वीर सावरकर पे राहुल गांधी के साथ आपने क्या किया? बताइए, चलिए उत्तर दीजिए। हाँ दे दिए, धन्यवाद। भारत रत्न देकर मैंने बड़प्पन ये दिखाया, मैं कहता हूँ ये गलत कहा है। अब आप बताइए। ठाकरे जी को ये लड़ाई अब दूसरी दिशा में जा रही है। अनुराग जी देखिए, मैं तो अंजना जी मैं तो इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी और सहयोगी दल उनके कब्र खोदने की बात करते थे ना औरंगजेब की,
अरे कौन कह रहा है? अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से देश की महंगाई खत्म होती है, बेरोजगारी खत्म होती है, तो आज खोद दीजिए आप। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, महिला सम्मान बचता है, तो आज खोद दीजिए आप। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से देश विकास के रास्ते पे चलेगा, तो आप खोद दीजिए। किसने आपको रोका है? अरे ये वो शासकों का राज नहीं है। जब वहां राजा डिसाइड होते थे तलवारों की धार पे। आज लोकतंत्र है, या लोकतंत्र तरीके से हर फैसले होते हैं, संवैधानिक तरीके से होते हैं, कानूनी फैसले होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल इस बात को जानते हैं कि हर चीज का एक संवैधानिक तरीके से होगा, लेकिन ये माहौल को गर्म करते हैं। ये माहौल के अंदर नफरत की आग लगाते हैं, नफरत की बात करते हैं, नफरत का माहौल पैदा करते हैं। ये इनकी राजनीति इसी पे चमक रही है। ये चिंता की बात है। इनको कोई लेना देना नहीं औरंगजेब को ये लेके घूम रहे गली वाली, क्योंकि उस पर दुबे जी को मैं ये कहूंगी कि जिस उबाटा सेना ने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को खो बैठे हैं और सत्ता के मोह माया के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक को लेके वो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, इतिहास गवाह है कि किसने क्या किया। तो आज के दिन तो आपकी वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए। जब अमन बनाए रखना है तो थोड़ा तो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाइए। ठीक, गौरव जी जल्दी से, गौरव जी सिर्फ 2 लाइन। हाँ अंजना जी, केवल 2 लाइन। ये कह रहे थे कि नौकरी कैसे ऐसे मिलेगी, तो ये जो नमाज पढ़ रहे हैं नमाजवादी अखिलेश यादव, ऐसे नौकरियां मिल रही थी। 1200 करोड़ रुपए की कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने से नौकरियां मिल रही थी।